हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, एक बड़ा पैनल होगा। सबसे तारुफ आपका सबसे पहले करवा दूं, ग्रुप कैप्टन आशीष शाह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, लेफ्टिनेंट कर्नल जयेश सोढ़ी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, साथ ही मेजर मोहम्मद अली शाह सर हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ेंगे। और पाकिस्तान से मेरे मेहमान हुसैन जावेद जी कनेक्ट है, वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। सभी का स्वागत करना चाहूंगी। हुसैन जी, बहुत स्वागत आपका एक दफा फिर से। हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जिक्र जब भी होता है, ये कहा जाता है कि यू आर बीइंग यूज्ड। अमेरिका भी एक तरफ से यूज कर रहा है पाकिस्तान को, और अमेरिका के साथ साथ चीन भी यूज कर रहा है, चाहे वो सीपीसी के जरिए हो, माइनिंग का रास्ता अपनाने के जरिए अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू हो, या चीन को रोकने के लिए अमेरिका की कोशिश आपकी जमीन को इस्तेमाल करना। आप क्या समझ रहे हो हुसैन जी? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, अब जिस तरह का एक तरह का सीन इस तरह का क्रिएट किया जा रहा है कि हम जो है कहीं ना कहीं फंस गए। एक तरफ चाइना है, एक तरफ अमेरिका है, और दोनों चाहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर किसका होल्ड हो, कौन वहां से ज्यादा फायदा उठाए। चाहे कोई उसमें मिनरल्स के हवाले से उठाए, चाहे कोई उसमें सी पैक के हवाले से उठाए। मैं समझता हूँ ये पिक्चर जो है ना, ये सही नहीं है। क्योंकि देखिए, चाइना के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो आप सबको पता है, वो 2015 से सी पैक चल रहा है। बल्कि अब तो सी पैक 2 का फेज है। 2030 के बाद वो भी शुरू होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने जहां जहां हमारे मिनरल्स में इंटरेस्ट शो किया है, चाइना वहां पे इंटरेस्टेड पहले भी नहीं था। तो दोनों के बिल्कुल डिफरेंट किस्म के स्कोप है, इसमें कोई तालमेल नहीं है। ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ से दबाव कि आपने अमेरिका को नहीं आने देना, या अमेरिका कह रहा है कि अरे आपने ठीक चीन है को इस सर, तरह करवाइए ना, मिनरल डीलिंग कराइए, कोई रोक थोड़ी रहा है। पर सवाल इसको लेकर के किया जा रहा है कि आपने तो दोस्ती का हाथ चाइना के लिए भी आगे बढ़ाया था, और आप जैसा कह भी रहे कि सीपीसी पार्ट 2 पर भी आप लोग काम कर रहे हैं, फिर अमेरिका के साथ मिलकर के चाइना को कैसे रोकेंगे? वही तो सवाल है। हम चाइना को क्यों रोकेंगे मैम? चाइना हमारी सहमति के साथ ही तो सी पैक को लेके 2015 में आए, और चाइना से ज्यादा हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड कोई नहीं है। ये बात अमरीकियों को अच्छी तरह पता है कि जब बात होती ना बीजिंग की, इस्लामाबाद की, इसकी बेस पे हम कि किसी की कीमत पे ये जो हमारे ताल्लुकात है, इनको इनको हम बिल्कुल भूल नहीं सकते। ये बात बिल्कुल सही, और अमरीकी इस बात को अच्छी तरह से बिल्कुल जानते हैं। और हम तो चाहते हैं, आपने कहा ना कि चाइना को रोकने की कोशिश की जाए, हम तो चाहते हैं चाइना आए, और चाइना आया हुआ है। और इसका सबूत क्या है? आप देखें कि अभी 31 जनवरी को जो इतना सीरियस डीएलए ने अटैक किए, उसके बाद कल चाइना का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का रिस्पॉन्स आया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और ऐसे तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे डी स्टेबिलिटी चाहते हैं, उनके बिल्कुल खिलाफ है। तो मैं समझता हूँ चाइना भी हमारे साथ है, अमेरिका भी हमारे साथ, और ये हमारी कामयाब डिप्लोमेसी का सबूत है। अरे पाकिस्तान की जब भी बात होती है ना हुसैन जावेद जी, होता क्या है ना, ये कहा जाता है कि गधे बेचकर तो आप अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं। ये आप मुस्कुरा ज़रूर सकते हैं, लेकिन ये बात सच्चाई है, आप इसे दरकिनार नहीं कर सकते। आप चाइना को आप गधे बेचिए, या अपने यहाँ की महिलाओं की शादी चाइनीज़ पीपल्स के साथ करें, कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप करिए, अपनी अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए कुछ भी करेंगे सर, वो तो हमने देख ही लिया था। सेलिंग मोड ऑन करके आ गए आपके प्रधानमंत्री, आपके फील्ड मार्शल। सहाय सर, मुझे ये बताइएगा, ये जो टेढ़ी चाल समझ आती है आपको पाकिस्तान की, हर दफा जब भी कहा जाए कि थोड़ा सा विश्वास हो रहा है पाकिस्तान पर, फिर एक ऐसा काम करता है पाकिस्तान जिससे खुद मुंह की खाता है। अभी जैसा इन्होंने बड़ी बड़ी डींगे आकी सीधे सीधे हुसैन जावेद जी ने, हमारी चाइना के साथ ये रिलेशन है, फला के साथ ये रिलेशन है। डिप्लोमेसी दिख जाती है सर, जब मुंह खोलता है कोई देश ना, उसका प्रतिनिधि, वो दिखता है, दैट शोज। ये तो आज का जो आपका विश्लेषण था ना, ओपनिंग, वो इतना सटीक था, तो आई मस्ट अप्रिशिएट योर रिसर्च टीम एंड योर प्रेजेंटेशन। थैंक यू। बलूचिस्तान का एग्जैक्टली क्या इशू है, एकदम नटशेल में आपने बताया है, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड एब्सोल्यूट। उसको थोड़ा सा अब वास्टर होराइजन पे देखते हैं। चाइना के पास वहां से गेन करने के लिए बहुत है, तो उन्होंने बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत, देखिए, उनको अगर जो उनका स्टैंडर्ड रूटिंग है गल्फ की तरफ थ्रू इंडियन ओशन रीजन, इंडिया को एनसर्किल करके जाना पड़ता है उनको, वो करीब मेरे ख्याल 13 से 14 हजार किलोमीटर का है डिस्टेंस।
तो उसमें सी कंटेनर्स को एक एक महीने का टाइम लगता है टू रीच द पोर्ट्स इन गल्फ। और उन्होंने सीपीईसी के थ्रू बहुत ही इंटेलिजेंटली पाकिस्तान के को कॉम्प्रोमाइज करा के और एक 3-4 हजार किलोमीटर का शॉर्ट रूट, अब आईओआर रीजन से उनके जो कंटेनर्स जाते हैं ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं, इसमें Okay. बहुत से चोक पॉइंट्स हैं, जबकि सीपीईसी उनका एक अपना प्राइवेट पर कॉरिडोर टाइप। सवाल तो साहिर सर तब उठता है ना जब ये खुद ही बंकर में छुप जाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, और उसके बाद जब ये हमले हो रहे हैं, टीटीपी छोड़ नहीं रहा है, बीएलए की तस्वीर हम देख रहे हैं क्या हो रही है, तो जब ये खुद गिर जा रहे हैं घर के भीतर ही तो ये छुप जाते हैं बंकर में, फिर जवाब नहीं होता है आवाम के लिए भी। एक तो जवाब नहीं होता है और दूसरा इनका पिछले कुछ वक्तों से ना वो इंटरनेशनल फोरम पे किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है। कल इनके डिफेंस मिनिस्टर ने बोला रितु कि हमारी आर्मी हैंडीकैप्ड है, राइट। बीएलए को काउंटर करने के लिए हमारी आर्मी हैंडीकैप्ड है, बिकॉज बलूचिस्तान इज ऑलमोस्ट 40% ऑफ पाकिस्तानी लैंड, और उसमें वो इतने फैले हुए हैं इतना। अरे आपकी आर्मी एक छोटे से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम अगर सिर्फ बीएलए की बात करें, हालांकि बीएलएफ भी अब धीरे धीरे रीजनेबल पावर बन रहा है उस एरिया में, उसके लिए आपकी आर्मी हैंडीकैप्ड है, ये किस तरह का स्टेटमेंट है? और क्यों नहीं बीएलए इन पे ऑफेंसिव होगा जब किसी आप लोकल पॉपुलेशन को इतना डिस्क्रिमिनेट करेंगे मेनलैंड पाकिस्तानीज के अगेंस्ट कि उनका उनका सारा वहां का डेवलपमेंट रोक के और पाकिस्तान में डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनके खनिज को बेच के अब अमेरिकन को लीज पे दे दिया कि सब कुछ ले जाओ। ऐसे किसी भी एमओयू में कोई भी नेशन ये ध्यान रखता है कि हम जहां से अर्थ एलिमेंट्स निकाल रहे हैं, हाँ। 80 to 60 to 80 to 90% उसका वहीं पे इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक। वहीं के और डेवलपमेंट के सोडी लिए। सर भी कनेक्ट है, मैं एक रिएक्शन इस पर उनका भी चाहती हूँ। सोडी सर वेरी गुड मॉर्निंग, और सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही रहेगा, हम चालबाजी की बात कर रहे हैं तो एक तो ये समझाइए कि चाल चल कौन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना तो कोई कूटनीति मुझे ऐसी नजर आती है, सब धराशायी है। अब साथ साथ अगर मैं कहूँ अमेरिका और चाइना ऑन दिस बिगर पर्सपेक्टिव, तो ये अमेरिका चाल चल रहा है, चीन चाल चल रहा है, या दोनों ही मिलकर के पाकिस्तान को ग्राउंड बना रहे हैं, ये भी एक सिचुएशन है। जय हिंद रितु जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। पिछले साल 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के सेना अध्यक्ष, उन्होंने बयान दिया था टू फ्रंट वॉर भारत पे पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है, यानी कल्पना नहीं है, वास्तविकता है। और पिछले ही साल 9 जुलाई को जनरल अनिल चौहान, जो कि भारतीय सशस्त्र बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये आने वाले समय में भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए दिक्कत पैदा करेंगे। राइट। रितु जी, पाकिस्तान को वही समझ सकता है जो किताबें पढ़ता है, अध्ययन करता है, रिसर्च करता है। जो सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे रहता है वो कभी पाकिस्तान को समझ नहीं सकता। हाँ, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, हाँ पाकिस्तान आर्थिक तौर पे खत्म हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश है जिसकी तीनों महाशक्तियों के साथ अच्छी दोस्ती है, अमेरिका, रूस और चीन। इसका एक उदाहरण दर्शकों को मैं देना चाहूंगा। पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, उसके एक महीने के अंदर भारत की 7 डेलीगेशन, जिसमें 59 सदस्य थे, उन्होंने 33 देशों का दौरा किया पाकिस्तान के बारे में बताने के लिए, पहलगाम के बारे में, सिंदूर के बारे में बताने के लिए। उसी एक महीने में दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कंपनियों ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 43.4 अरब डॉलर का ऋण दिया। और इसमें से अधिकतर देश या तो महाशक्तियां हैं तीनों, या फिर G20 के सदस्य हैं, जो हमारे देश में अक्टूबर 2023 में आए, G20 के शिखर सम्मेलन के लिए खान मार्केट में शॉपिंग की, दिल्ली हाट में दही पापड़ी खाई, लेकिन जब वोटिंग की बारी तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट किया। हमें ये चीज समझनी होगी, ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान, जिसे हम हर अंतरराष्ट्रीय फोरम में आतंकवाद का गढ़ एक्सपोज कर रहे हैं, तब भी उसे इतनी भारी मात्रा में उन्हीं देशों से ऋण मिल रहा है जो हमारे दोस्त हैं। और हम सारे जानते हैं इतने बड़े ऋण में से एक हिस्सा ये आतंकवादियों को दे दे जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए। हमें इस चीज पे ध्यान देना होगा, ऐसा क्या है कि पाकिस्तान को इतने बड़े पैमाने पे ऋण मिलता है। हमारे टीवी चैनल दिन रात पाकिस्तान 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 करते रहते हैं, एग्रीड, करना भी चाहिए, उसने हमें कितना नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इस मुद्दे पे क्यों नहीं बात होती है कि ऐसा क्या है कि इस देश को, जो फटीचर देश है, उसे तीनों महाशक्तियां सपोर्ट कर रही हैं, उसे इतने बड़े पैमाने में ऋण मिल रहा है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है, जैसे हमारे सेना अध्यक्ष और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने पिछले साल बयान दिए।
बिल्कुल सर, और जिस तरीके से आप यहाँ पर बता रहे हैं, एक सवाल तो ये है कि पाकिस्तान मानता क्यों नहीं है, और दूसरा सवाल ये है कि जो हमले हो रहे हैं, चाहे हम देखें टीटीपी की तरफ से हो, ये खुद ही इन्होंने पाला था और अब खुद काट रहे हैं। वो कहा जाता है ना कि बोया पेड़ बबूर का तो आम कहां से पाए, वो चीजें बहुत सटीक तौर पर पाकिस्तान के लिए आ रही है। हुसैन जावेद जी, ज्यादा मुस्कुराइए मत, आपके तो शहबाज शरीफ खुद मान चुके हैं कि बहुत आसान नहीं होता है आईएमएफ से लोन ले लेना। आईएमएफ से लोन ले लेना बहुत आसान नहीं होता है, झुक के रहना पड़ता है। ऑन रिकॉर्ड उनका बयान है, मैं गलत कोट कर रही हूं, बता दीजिए। देखिए, आप मुझे सुन लें, थोड़ा सा सब्र रखें। मैं मुस्कुराऊं या ना मुस्कुराऊं या आपके सुनी, मैं आपके जवाब देने के लिए हूं। तो आप दिक्कत मेरी क्या है, पर्सनल मुस्कुराइए, मैंने कोई मना थोड़ी किया, आप मत हाँ, मुस्कुराइए। तो आपने कहा ना मत मुस्कुराएं, तो प्लीज इस तरह पर्सनल रिमार्क्स मत दें। मैं आपके सवालों का जवाब देने हूं, अपना मौक़िफ़ दे रहा हूं, आप वहीं तक ही रहिए। हाँ, आप मुझे बताइए आईएमएफ के लिए क्यों कहा शहबाज शरीफ ने फिर? उससे पहले कि मैं आपके सवाल की तरफ हूं, पहले जो सोडी साहब ने बात की ना, मैं हमेशा से उनको दाद देता हूं, सच्ची बात रखते हैं और बिल्कुल सही कहते हैं। एक हमारा मुल्क वो है जो इंडिया अपनी एनेक से देखता है ना, वो यही कहता है कि फटीचर मुल्क है और कंगाल मुल्क है, इनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन दुनिया ऐसे ही देखती, जैसे कि अभी सोडी साहब ने कहा कि चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, अमेरिका भी हमारे साथ है, रूस भी हमारे साथ है। और इसका सबसे बड़ा सबूत कल ही सामने आया ना, अगर आपने कल की खबरें देखी हों कि अभी ईरान और अमेरिका के दरमियान जो एक ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, इस्तांबुल में टॉक्स हो रही हैं, पाकिस्तान उसमें इनवाइटेड है। और ये बहुत ही अहम बात है हमारे लिए, और ये हमारे ग्लोबल स्टेचर को जाहिर करता है। आपको अच्छा लगे ना लगे, ये आपका मसला, ये हमारा मसला नहीं है। दुनिया तो भारत की जो है ना, आप ही के मसले की बात कर रही हूँ, काहे सुबह सुबह नाराज हो रहे हैं हुसैन जावेद जी? कोई दिक्कत है? आज नाराज क्यों हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, आप पर्सनल ले जा रहे हैं, तो मेरे को उसमें आप मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा कि एक बहुत कहा जाए बहुत क्रूशल डिस्कशन चल रहा है, आप इस तरीके से मुस्कुरा रहे थे, इसलिए मैंने एतराज जताया। अब आपको उससे भी तकलीफ हुई, मैंने सवाल पूछा शहबाज शरीफ पर, आपको उस पर भी जवाब नहीं देना है, तो अब मैं क्या करूं? आप बता दीजिए, आपके हिसाब से चीजें कर लूं। देखिए, आप अगर सवाल पूछें, बिल्कुल आपका हक है और मेरा काम है जवाब देना, और मैं यही जवाब दूंगा कि आईएमएफ के साथ या जितने भी इस तरह के फाइनेंशियल इदारे हैं, अभी आपको सोडी साहब ने बता दिया कि पिछले साल मई की जंग के बाद कैसे उन्होंने हमारे लिए चीजों को आसान किया। तो हमारे उनके साथ इस तरह के ताल्लुकात हैं जो बहुत अच्छे जा रहे हैं, और हमारी इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता टेक ऑफ कर रही है। ये सही बात है कि हमारी इकोनॉमी पड़ोसी के ताल्लुकात अच्छे हो, कूटनीतिक रिश्ते अच्छे हो, सब चाहते हैं, ये हम भी चाहते हैं, भारत भी चाहता है, ओपनली कह रही हूं मैं। लेकिन फिर शहबाज शरीफ ये स्टेटमेंट क्यों देते हैं कि हमें आईएमएफ का लोन लेने के लिए इतना आसान नहीं होता है, झुककर सिर झुकाकर सजदा करना पड़ता है, फिर मिलता है लोन जाकर। बात ये है कि उन्होंने जो बात की ना, मैं उनकी बात की हिमायत करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि उसकी वजह है कि पिछले 3-4 साल से हमारी इकोनॉमी दबाव का शिकार रही थी, और 2022 वो साल था जब कहीं ना कहीं ऐसे खदशात थे कि कहीं ना कहीं हम डिफॉल्ट ना हो जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे उनके साथ जो है इस तरह का एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद चीजें कूल डाउन होना शुरू हुई हैं। तो ऐसे मूवमेंट्स आते हैं, और यही वजह है कि आज जो है हमारी इकोनॉमिक सूरत-ए-हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर भी हो रही है, और यही वजह है। रोक दीजिए ना, सुनिए ना, आतंकियों को जो फंडिंग करवाते हैं वो रोक दीजिए ना, उससे मुझे लगता है थोड़ी सी सुधार मिल जाएगी। एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है पाकिस्तान की आतंक परोस रहा है पूरी दुनिया में? आतंक आप लोग परोस रहे हैं, अलकायदा आपके यहाँ पर, जैश ए मोहम्मद आपके यहाँ पर, लश्कर तोयबा आपके यहाँ पर, और तो और कमी रह गई थी, हमास के आतंकियों को भी बुला लिया, चीफ गेस्ट बना लिया, खुले में पीओके में क्षेत्र में जहां पर भाषणबाजी करते हैं आतंकी आपके, उन्हें आप वीवीआईपी फैसिलिटीज देते हैं, वहां पर एक्नॉलेज करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। बंद कर दीजिए ये सब। या तो एक साइड से आप बताइए कि आप मजबूर हैं, ठीक है, आप लीजिए लोन, दूसरी तरफ ये मत करिए कि आतंकियों को आप सारी चीजें दे रहे हैं, गोला बारूद सब, जाइए और फट जाइए कहीं पर। यही कहूंगा आपके सवाल के जवाब में कि थोड़ा सा ना भारत को भी अकल के नाखून लेने की जरूरत है। अगर आपने कल हमारी नेशनल असेंबली का सेशन सुना हो ना, उसमें जो बलूचिस्तान में वाकयात हुए हैं, खुला खुला हमारे पास सबूत है, इंटेल है कि ये सब भारतीय ईमा पर किया गया। ठीक है, तो ये जो आतंकवाद का आपको भी इस तरह से शौक चढ़ा है, आपकी हुकूमत को चढ़ा है, ये भी यहाँ पर इस तरह बंद कर दें, ये ना आपके हक में जाएगा ना हमारे हक में जाएगा। सुनिए ना, एक मिनट हुसैन जावेद जी, आपकी
सदन में क्या हो रहा है, वहाँ पर किस तरीके की तस्वीर है। पहले तो भारत को ना तो इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, दूसरा चीज़ आपने ये चीज़ कहा कि पाकिस्तान में जो अटैक्स हुए उसमें भारत का हाथ है। प्रूफ कर दीजिए, वर्ल्ड ऑर्डर के सामने ले आइए, गिव फैक्ट्स ना। क्यों चुपचाप बैठे आपके शहबाज शरीफ और आपके फील्ड मार्शल? आते क्यों नहीं है डिटेल लेकर के भारत के खिलाफ? लाइए कोई सबूत, लेके जाइए यूएन और यूएस के सामने रखिए, दोस्त है आपका तो। आ जाएंगी। आपने शायद ना अभी जो मैंने इससे पीछे बात की वो शायद आपने ना गौर नहीं की है। एक बात सोडी साहब ने की, एक बात उसमें मैंने की। सोडी साहब ने तो ये कहा, आपने कहा ना कि आपकी पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं। सोडी साहब यही तो कह रहे थे कि पाकिस्तान को समझना तो ये आपको समझना पड़ेगा वहां पे क्या हो रहा है। और मैंने भी यही बात की। चाइना का स्टेटमेंट जो है ना, चाइना समझना है तो यू विल हैव टू रीड आपकी बात का जवाब दे बुक्स, रहा यू हूं विल ना। हैव टू रीड बुक्स। उन्होंने कहा, मैंने गलत अगर आपने कोट किया तो सुन लीजिए पहले, उन्होंने कहा कि पहले पढ़ना होगा ना। देखिए मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि आपने कहा कि चाइना का कल का बयान, मैंने उसका हवाला दिया। देखिए चाइनीज को हम जानते हैं, वो बातें कम करते हैं, उनकी बातों में आपको मीनिंग्स ढूंढने पड़ते हैं, ये थोड़ा सा दिमाग इसमें इस्तेमाल करना पड़ता है। जो कल हुआ, उन्होंने कहीं ना कहीं खुला कह दी कि भाई पाकिस्तान के साथ इस तरह की चीजें हमें भी, हमारे लिए भी अनएक्सेप्टेबल है। उनको भी पता है कि इसके पीछे इंडिया, और जो आप कह रही हैं कि हम इसको हाईलाइट करें, तो हमारे साथ काफी ऐसा हमारे पास प्रूफ्स हैं, मटेरियल्स हैं, और ये शेयर होंगे, आप इसमें फिक्र ना करें। इंडियन हैंड बिल्कुल आया है यहाँ पे। अच्छा, साय सर कह रहे हैं कि इंडियन हैंड आया है। अब ये जो धमाके हो रहे हैं उसमें भी भारत है। इसके यहाँ पे इसके आधे में अगर हम देखें, सिंध में जो हो रहा है वो भी भारत का हाथ है। अब बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो भी भारत करा रहा है। इमरान खान को भी जेल में भारत ने रखवाया। जो इनके यहाँ पे आतंकी परपलेट हो रहे हैं वो भी भारत ने करवाया था। भारत ने ही सारी चीजें की हैं। पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है, बिल्कुल वाइट है। वाइट पेपर में पाकिस्तान के नामों को अंकित करना चाहिए। रिजर्वेशंस हैं। एक ऐसी पिक्चर ड्रॉ की गई है कि इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान हमसे ज्यादा सक्सेसफुल है। उसके बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल रिलेशनशिप्स इंडिया के मल्टीलैटरल या बायलैटरल रिलेशनशिप्स से अच्छे हैं। इस गलत फहमी में कोई ना रहे, और उसको अगर हुसैन साहब भी हैप्पीली एग्री कर रहे हैं तो वो तो कतई ना रहे। अगर बायलैटरल रिलेशंस विद रशिया, चाइना, अमेरिका, इंडिया के साथ देखा जाए तो हम अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे उनके साथ डील करते हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ उनकी सारी डीलिंग पाकिस्तान को अपने अंडर में रख के और उन कंट्रीज की तरफ से की जाती है। वो इनको हथियार भी देते हैं, F-16 भी देते हैं, तो इनको बताते हैं कि उन F-16 को कहां पे यूज करना है, कहां पे नहीं करना है। चाइना से इनको जो इक्विपमेंट मिलते हैं, चाइना अपने कंडीशंस पे देता है। तो इंडिया के साथ जो बायलैटरल रिलेशंस है इंटरनेशनल पावर्स के, उसको कोई अंडर एस्टिमेट ना करे। आई हैव नो डाउट दैट वी हैव मच बेटर रिलेशनशिप विद ऑल दीज कंट्रीज। हाँ, इनके यहाँ डॉन में और इनके न्यूयॉर्क टाइम्स में और CNN, जो भी लेफ्ट लीनिंग मीडिया एजेंसीज हैं, उनकी तरफ से कुछ ऐसे इनपुट्स आते रहते होंगे कि किसी को ऐसा लगेगा माइक्रो एनालिसिस में कि पाकिस्तान ज्यादा इंटरनेशनली सक्सेसफुल है। साहिर सर, कमिंग टू यू बैक, बट एक ना बाइट सामने आ रही है। ख्वाजा आसिफ इनके क्या कह रहे हैं, वो बहुत जरूरी स्टेटमेंट हो जाता है, दर्शकों को सुनना चाहिए। इनके यहाँ से अलग अलग जो ये पक्ष रखते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ, सुनाइए जरा। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। साहिर सर, उनका बयान सुना आपने? इनको एक रोने की आदत है कि हम भीख पे जिंदा हैं, हमारी इकोनॉमी क्रैश कर गई है। और इसी वजह से जो मेजर पावर्स हैं, जो कभी कभी इनको इंडिया के रेसिस्टेंस के बावजूद इकोनॉमिकली या मिलिटरीली हेल्प करती हैं, उन पावर्स को इंडिया से फ्यूचर में थ्रेट दिखता है। इस बात को समझे, वो हमारे फ्रेंड्स हैं, बट वो हमको एक चैलेंजर, एक ऐसी पावर मानते हैं जो कल उनको ओवरटेक कर सकता है। और इसको बैलेंस करने के लिए, बट सवाल ये है कि क्यों टेढ़ी खीर क्यों साबित हो रहा है? बलूचिस्तान में जो हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, एक के बाद एक अटैक्स हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, एंड पाकिस्तान इज नॉट बीइंग एबल टू स्टॉप दिस। सोडी सर, मुझे ये बताइएगा
ये बेबस पाकिस्तान हुआ क्यों है? इसमें अंतर्राष्ट्रीय कोई फोर्स है या ये सच में वहां के स्थानीय लोगों का असंतोष है? वो इनसिक्योर है, वो नहीं मान पा रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ऋतु जी, 23 मार्च 1940 को जब मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर में, जब पाकिस्तान भारत एक ही थे, लाहौर में जब पहली बात मांग की एक पाकिस्तान देश बनाने की, जिसे लाहौर डिक्लेरेशन के नाम से कहा जाता है, उस दिन 23 मार्च 1940 को सिर्फ 8% मुसलमान भारत में पाकिस्तान को की क्रिएशन को सपोर्ट करते थे। आज की तारीख में पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं, 4 में से 3 उस वक्त भी पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, भारत में रहना चाहते थे या आजाद रहना चाहते थे, जैसे बलूचिस्तान, NWFP जिसे अब एक खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, और तीसरा सिंध। सिर्फ एक पाकिस्तान का पंजाब सूबा था जिसके थोड़े लोग चाहते थे कि एक अलग देश बने। लेकिन हुआ क्या कि 5 मई 1945 को जब जर्मनी ने सोवियत संघ को आत्मसमर्पण किया दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, उसी दिन विंस्टन चर्चिल, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने गोपनीय स्टडी ऑर्डर की, जिसमें कहा गया कि यह पता करो कि आने वाला समय भू सामरिक तौर पे, जियोपॉलिटिकल तौर पे कैसा होगा, क्योंकि सोवियत संघ शक्तिशाली हो रहा। 14 दिन बाद 19 मई 1945 को रिपोर्ट सबमिट की विंस्टन चर्चिल को, जिसमें कहा गया कि सोवियत संघ की शक्ति बहुत बढ़ रही है, ये मिडिल ईस्ट पे भी नजरें डालेगा, सेंट्रल एशिया में भी डालेगा, इसीलिए भारत का विभाजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पाकिस्तान मुल्क बनेगा वो ब्रिटेन के साथ खड़ा होगा कि हमने वो मुल्क बनवाया। 19 मई 1945 के बाद जब ये रिपोर्ट सबमिट हुई, उसके बाद ब्रिटेन ने पूरी तरह जिन्ना को समर्थन दिया एक अलग देश बनाने के लिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1947 में पाकिस्तान एक नया देश बना और भारत आजाद हुआ। अब जो 4 में से 3 सूबे हैं जो कि उस वक्त भी पाकिस्तान ऐसा नहीं होना चाहते थे, आज भी उनके अंदर बहुत आक्रोश है। बलूचिस्तान हो गया, अभी NWFP को खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वहां हो गया। तो इन 2 सूबों में तो आक्रोश बिल्कुल सामने है, जो हम BLA और TTP की हरकतें देखते हैं आए गए दिन। सिंध के लोगों में भी एक आक्रोश है, लेकिन अब तक वो एक मिलिटेंट तौर पे एक्टिव नहीं हुए। तो पाकिस्तान जो एक देश बना, वो तब बना जब सिर्फ 8% मुसलमान वो देश चाहते थे। तो आज हम जो पाकिस्तान के अंदर ये आए गए दिन ये देख रहे हैं, इसका एक ऐतिहासिक कारण है। अब मैं आपके प्रश्न के दूसरे भाग पे आता हूं कि पाकिस्तान इस सब के बावजूद क्यों एक देश के तौर पे, या क्यों भारत के खिलाफ, या क्यों ये सारी जो अब तक हम डिस्कस करते हैं। ऋतु जी, मैं दशकों से अनुरोध करूंगा 2 किताब जरूर पढ़ें। एक है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, जो डेनियल मार्के ने लिखी है। दूसरी है 9 लाइव्स ऑफ पाकिस्तान, जो डेक्लान वॉल्श ने लिखी है। जब दशक ये 2 किताब पढ़ेंगे, और एक किताब बहुत अच्छी है, तथ्यों के साथ है, और एक तीसरी किताब मैं बताना चाहूंगा जो पार्टीशन के ऊपर है। उस किताब का नाम है शैडो ऑफ द ग्रेट गेम, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन, जो नरेंद्र सिंह सरीला ने लिखी है। जिस दिन दशक ये 3 किताब पढ़ लेंगे, उनका पूरा साउथ एशिया में क्या हो रहा है, पूरा जो भारत पाकिस्तान का तनाव है, ये उनको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप बता रहे हैं, और इस पर ध्यान देना जरूरी भी है।